नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और लल्लन टॉप की जो चुनावी यात्रा है अब गोरखपुर में है। गोरखपुर यानी जहाँ पे 10 दिसंबर को दोपहर में 2 बजे विंध्यवासिनी पार्क में हमारा लल्लन टॉप अड्डा भी आयोजित है। आइएगा, मज़ा आने वाला है। और ये बात हम बार बार प्रचारित करने के लिए कई बार कई मौक़ों से कई तरीक़ों से बार बार बता रहे हैं। और चुनावी जो सफ़र है, प्री चुनावी सफ़र जो है आ चुका है इस समय गोरखपुर में, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आ चुका है। पीछे नई नवेली कैंटीन है। यहाँ पे चाय समोसा के अलावा कुछ मिलता है कि नहीं? अभी नहीं, मोमोज वगैरह भी मिल रहे हैं। मोमोज भी मिल जाता है जी, चाय समोसे भी मिलते हैं। चाय समोसा मोमोज कॉलेज की कैंटीन में चाय समोसा ढेरे मिलता है ना। जी। और बहुत चेंज हुआ तो गुलाब जामुन डाल दिए। गुलाब जामुन फिलहाल अभी नहीं मिल रही है। गुलाब जामुन नहीं मिल रहा है फिलहाल, अभी नहीं मिलती है। फिलहाल नहीं मिल रहा है। छोला राइस भी है। छोला राइस भी है जी। छात्रों की डिमांड है गुलाब जामुन शुरू किया जाए। छात्रों की डिमांड तो है, लेकिन उचित जो मूल्य है, मूल्य रूप से मतलब मूल्य से जो अधिक मूल्य लेते हैं ये हमारे लिए सार्थक नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों की पहली डिमांड की कैंटीन में गुलाब जामुन शुरू किया जाए। और गुलाब जामुन शुरू होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरा एक सवाल है, गोरखपुर के लोग यार एक सीरीज है रंगबाज, देखे हो कि नहीं? पहला सीजन उसका देखे वहाँ पे यार दिखाया है कि भयानक मार होता है गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। नहीं, ये पहले वाले समय में ऐसा होता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल है। अतुल जी, क्या जी। किस कोर्स में है आप सर? जी, मैं लॉ कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर है जी। बताइए। तो वो पहले के समय में ऐसा होता था, आज कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा। यूनिवर्सिटी में बहुत शांति है, पढ़ाई लिखाई भी अपना टाइम टू टाइम हो ही रहा है ना। क्लासेस चल रहे हैं, जिसको क्लास में जाना है वो जा रहा है, जिसको कैंटीन में आना है वो यहाँ बैठ के टप्पे तुम लोग कैंटीन वाला मतलब है? नहीं, क्लास हमारी 8 से 11 ही चलती है। हो गया 8 से 11 की क्लास चलती है हमारी। तुम्हारी बैठ से क्या थी? नहीं, मेरी क्लास तो फिलहाल 10 बजे से चलती है 3 बजे तक। तो आज तो जल्दी हम लोग की क्लास ओवर हो गई थी, इसलिए मैंने फील्ड में सोचा पे कुछ बातचीत हो जाएगी। सिद्धांत जी जाएंगे तो नहीं चेक करने की क्लास चल रही है कि नहीं? आज देखिए, आपका मकसद ये नहीं कि आप जाने आए हैं, आप यहाँ से क्या जानने के लिए उत्सुक हैं? मतलब बीच यहाँ जाने के बाद जाएंगे ना, आपको जाने थोड़ी देंगे ऐसे। अच्छा जी, तो जानेंगे तो जानेंगे। तो ये बताओ कि अभी रंगबाज वाला माहौल है कि नहीं? उसमें दिखाता था यार कि एक कोई हरिशंकर जी थे और एक शाही थे, और दोनों में भयानक मार होता था। श्री प्रकाश शुक्ला तो बाद में आए। शुरुआत होती है कि हरिशंकर और शाही दोनों में मारपीट हो जाती है। हाँ, और भावना हो जिसको बोलते हैं, दोनों के गुट में मारपीट होता है। फिर तुम क्या बता रहे थे गुरु? क्रांतिकारी वही थे, श्री प्रकाश शुक्ला ही। क्रांतिकारी थे? हाँ, क्रांतिकारी वही थे। बड़ा गुंडा था यार, सीएम को मारने का सुपारी ले लिया था। बहुत बड़ा गुंडा था हमारा। जैसे उस समय उस शब्द को क्रांतिकारी कहा जाता था उस समय। किसको? उस शब्द को जो अब आज समय गुंडा बना दिया जा रहा है, वो पहले क्रांतिकारी थे लड़कों के लिए। क्या नाम है तुम्हारा गुरु? हमारा गौतम यादव नाम है। कौन क्लास में हो? BA फर्स्ट ईयर है। अच्छा, अभी आए हो यूनिवर्सिटी में? अभी आए हैं। अभी क्रांतिकार गुंडाई का मतलब समझ में आ नहीं रहा है तुमको? है? नहीं। क्रांतिकारी जो हिंसा का मार्ग अपना के कोई भी कार्य करेगा, वो क्रांतिकारी कैसे हो सकता है? वो बदलाव लाएगा? वो बदलाव नहीं ला सकता है। क्रांतिकारी किसको कहते हैं आप बताइए? नहीं, क्रांतिकारी मुद्दा ये है कि ये क्रांतिकारी किसको कहते हैं? नहीं, क्रांति पहले उस शब्द में जब आखिरकार जब पहले के जो जैसे पहले तमाम जो थे, हरिशंकर तिवारी हो गए, ब्रिजेश सिंह हो गए, धनंजय सिंह हो गए, आज सांसद बन के विधायक बन के बैठे, तो क्रांतिकारी थे तभी ना सांसद बन के विधायक बन गए। अगर उनको जनता अगर जनता उनको समझ भी क्रांतिकारी हैं। अब मान ही सकते हैं जो पहले का भैया गायत्री प्रजापति अब हो गए ना, अब हो गए अपराधी। किसी का जमीन कब्जा ना कहाँ से क्रांतिकारी है? बताइए आप। किसी का भी जमीन, चाहे ब्रिजेश सिंह हुआ, चाहे धनंजय सिंह हुआ, चाहे हरिशंकर तिवारी जी हुए, वो जमीनी और न कब्जाएं हैं। चाहे कितनी कब्जे भी जमीन है, जबरदस्ती रेलवे का ठेका चलाते थे, वो कहाँ से क्रांतिकारी हुआ? भगत सिंह से क्रांतिकारी में भगत से इनका बोलना है। गौतम नाम है ना गुरु? गौतम बोल रहा है कि यार ऐसे क्रांतिकारी नहीं थे तो विधायक कैसे हो गए? क्रांति दबंगई थी बस। वो एक अलग भाषा में गुंडागर्दी और दबंगई होती है। तुम क्रांतिकारी बनोगे? नहीं, आखिरकार डर, हम वोट देने जाते हैं तो हमको ये उनको तो पता हो, शासक के मन में डर नहीं पैदा करते थे। क्रांतिकारी वो होता है जो शासक के मन में डर पैदा करे। वो आम जनता के मन में डर पैदा करके अपने यहाँ गुंडाई चला रहे थे, बस ये उनका काम था। बस समझे ना गुरु? तुम जो बनाए हो अपना मतलब शासक अपना वाला मतलब जो निकाले। किस सरकार में लोग मंत्री नहीं रहे हैं? शासक को ही तो डरा रहे थे, तभी तो मंत्री रह रहे थे। मंत्री इधर आ जाओ। हाँ, क्या बोल रहे हो? जैसे आम जनता उनसे डर रही थी, डरा धमका के उस समय गुंडे करके विधायक हो जा रहे थे। उस शासक से नहीं, मतलब शासक उनको नहीं, डर से नहीं, क्योंकि वो विधायक हो रहे थे। बस वो जनता को डरा कि विधायक हो रहे थे। नहीं, करना क्या आगे चल के गुरु?
हमको पढ़ाई करना उनको भी क्रांतिकारी ही बनना है। ना करना क्या ये तो बताओ गुरु। अरे अब देखा जाएगा भविष्य में क्या, अभी तो पढ़ाई स्टार्ट की है फर्स्ट। मूड पानी समझ में आता है फर्स्ट ईयर में। पूर्वांचल वाले ऐसा हम भी गुरु पूर्वांचल के हैं, हम पढ़ाई वढ़ाई किए हैं, हम छासंग देखे हैं कुल। नहीं सही, अभी पढ़ाई लिखाई करना है, उसके बाद आगे देखा जाएगा क्या करना क्या नहीं। अभी तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो अभी आगे क्रांति वाला ऑप्शन भी नहीं चुन सकते। आप सही कह रहे हो। हाँ जी, भैया ने बताया, मेरा तो मैं भी समाज शास्त्र से लास्ट ईयर है, तो उन्होंने बताया कि बेरोजगारी बड़ी समस्या है, तो बेरोजगारी कैसे दूर किया जा सकता है। तो उनसे पूछिए कि 2014 में जो थे, चाहे सरकार ये हो चाहे इसके पूर्व की सरकार हो, हम तो विधायक थे, या आप रहे होंगे साइंटिस्ट रहे होंगे, या आप लेखपाल रहे होंगे, तो उस बेरोजगारी वाली बात कर रहे हैं आप। आई कितनी भर्ती नहीं आई है, आप इस पे देखिए मुद्दा। ग्रुप डी वाले बच्चे चिल्ला रहे हैं रेलवे के, अब भर्ती अभी आई है, पता नहीं आगे होगी, पेपर लीक हो रहा है। ये अवसर अब कितना दी, उसके बाद अब बोले हम कितने कलेक्टर हुए। तो बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली लाइन चल रही है IT सेल की कि भैया कलेक्टर थे वो, ऐसे नहीं, इससे नहीं मतलब ना चल रही है लाइन जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की, इसके पहले भैया 2014 भैया पहले कलेक्टर थे। और हाँ, बेरोजगारी वाले जैसे मुद्दा है, जैसे आपको ये देखना कि आप सरकार ने अवसर कितना दिया, कहाँ 2014 के बाद भर्ती अगर उसी रूप से आई है, फिर ज्यादा होनी चाहिए ना भर्ती। के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 4.5 लाख भर्तियां दी हैं सरकारी। और अच्छा, अगर पटल पे वो अपने जो है विधानसभा के पटल पे ये जानकारी दे रही है, परम पूज्य महाराज जी ये जानकारी दे रहे हैं, तो महाराज जी परम योगी जी, अच्छा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं। तो वो अगर ये जानकारी दे रहे हैं, तो वो तो ये बात जरूरी नहीं कि वो सब झूठ ही बोल रहे हैं। और देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो बात आप कर रहे हैं, तो आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, और यहाँ पे मुझे लगता है कि सबके पास व्हाट्सएप है, और आप किसी भी विचारधारा से होंगे तो आप ये बात तो मान ही सकते हैं ना कि चाहे वो अखिलेश जी की सरकार रही हो, चाहे वो बहन जी की सरकार रही हो, दोनों सरकारों से ज़्यादा जो है सरकारी नौकरी परम पूज्य महाराज जी की सरकार ने दी है। इस बार गलत है भैया, गलत बता रहे हैं, और क्या गलत बता रहे हैं। आप बता दो। 65,000 भर्तियों वाली भर्ती हुई थी, जो शिक्षा मित्र वाली भर्ती थी, सरकार ने हलफनामा दिया, एफिडेविट दिया था कि उनके जगह पे हम 1.25 लाख भर्ती उन्हीं की जगह पे नियुक्त करेंगे। पहले वो भर्ती आपको करना, उसके बाद नहीं कराएंगे ना। वो 1.25 लाख भर्ती एफिडेविट दिया गया था सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से। ये उत्तर प्रदेश की भर्ती है, महाराज जी खुद कह रहे हैं 4 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 2.5 लाख आ गए, तो उनको ही नहीं आंकड़ा पता है। जब आप झूठ बोलेंगे तभी ना आंकड़े बदलते रहेंगे, जब सच्चाई रहेगी तो आंकड़ा बदलेंगे। बार बार आपको गुमराह किया जाएगा। यहाँ एक चीज मिला है, ये भाजपा एक यूनिवर्सिटी बनाई है, वो कोई यूनिवर्सिटी बनाई, चाहे JNU को बदनाम की। कौन सी यूनिवर्सिटी? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो आज के हमारे युवा उसके जो है, जो आज हमारे युवा जो हैं वो उसके बहुत बढ़िया उस सिलेबस को समझ रहे हैं। आज वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। ये कहे ना 4.5 लाख, योगी जी बोले, ये कहे 4.5 लाख है, तो योगी जी बोले थे, फिर योगी जी कहे 2 लाख, तब कल कहेंगे 2 लाख, कल आइएगा फिर ये 2 लाख कहेंगे, फिर ये कहेंगे 1 लाख, परसों योगी जी कहेंगे 2,000 दिए थे, कहेंगे 2,000 दिए। अरे आप आंकड़ा देखिए, आप सच्चाई देखिए, क्या धरातल पर चल रहा है। अखिलेश जी के सर, सरकार बनाने की बात तो सब करते हैं, मगर कोई समाज बनाने की बात नहीं करता। अगर चुनाव, अगर यहाँ अगर हम लोग क्या नाम है तुम्हारा? सुनील शर्मा। चुनाव ना लड़ोगे क्या आगे? नहीं सर, ये नेता वाला लाइन बोले हो गुरु। अरे नहीं सर, कोई समाज तो ऐसा हम ना ऐसे यूपी में ना एकदम उदीयमान, यूपी के एकदम उदीयमान नेता को ऐसा ही बात करते हैं, सरकार बनाई सब बात करते, समाज में कोई बात नहीं करता। अगर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो DD यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला क्यों नहीं बन सकता है? बन सकता है सर। चलो ठीक है चलो, मजाकबाजी अलग भाई, मजाकबाजी हो गई, मजाकबाजी हो गई। आप बताओ कहना क्या चाह रहे हैं? सर, कहना ये चाह रहे हैं कि अगर चुनाव होता है तो उसके रिजल्ट तो तुरंत आ जाते हैं, मगर अगर विद्यार्थी परीक्षा देते हैं तो वो पेपर लीक हो जाता है और वो उसका रिजल्ट नहीं आता। उनको तो 1 हफ्ते में चुनाव हुआ तो 1 हफ्ते में उनको रिजल्ट चाहिए, मगर जो छात्र परीक्षा देते हैं उसका कोई वो नहीं है कि कब उनका रिजल्ट आएगा। कहना है कि भूखे पेट तो बहुत है, लेकिन रोटी से दूरी है, गले कटवा के भी न रोना ये कहाँ की मजबूरी है। अगर बापू होते तो हम सबसे कहते सत्याग्रह कल भी जरूरी था और आज भी जरूरी है। लिखे हो? लिखा कौन है? सर, लिखा कौन है ये नहीं पता, मैं भी लिखता हूँ। तुम्हारा नहीं था ये? नहीं, मैं भी लिखता हूँ। ये तुम्हारा था कि नहीं था? नहीं था। अरे तो अपना वाला सुनाओ ना। ख्यालों में कितना कुछ करते हैं, कभी रुकते कदम कभी बढ़ते हैं, और 8 फैकल्टीज की ओर देखना कभी, तुम्हारे कॉलेज में हम भी तो पढ़ते हैं। और भी है क्या मतलब, क्या कुछ मामला है आर्ट्स फैकल्टी की तरफ?
नहीं सर, वहाँ हम पढ़ते हैं ना, BA सेकेंड ईयर है मेरा, वहाँ पढ़ते हैं। अच्छा, तुम बोल रहे हो कि सर, लोगों से बोल रहे हो कि हमारी तरफ भी देखना। यूनिवर्सिटी का एक हाल लिखा था सर, उसको सुना सकते हैं यहाँ? बताओ। जब प्रोफेसर सर की घंटी खाली जाती है, जब दोस्तों द्वारा कोई बात टाली जाती है, जब सीट पर बैठे दोस्त किताब निकालते हैं, अपने पास ना हो तो मन बड़ा उदास होता है। सीढ़ियों पर चढ़ते चलते जब पैर भरने लगता है, समय के साथ भी भूख बढ़ने लगता है। बहुत ज़्यादा महंगाई है यहाँ, समोसा, यहाँ गरीबी, और मतलब जो गांव के लड़के होते हैं यहाँ आते पढ़ने, 5 रुपए में नाश्ता और 10 रुपए में खाना की बात कह करके इतना महंगा बेच रहे हैं कि कहाँ से कोई खाए। रेट देख करके बच्चा बाहर आ जाता है। तो वही है कि सीढ़ियों पर चढ़ते चलते जब पैर भरने लगता है, समय के साथ भूख भी बढ़ने लगता है, फिर हमको अपने हाल का एहसास होता है। खाली पानी के बोतल से मन बड़ा उदास होता है। अच्छा, विश्वविद्यालय बनना चाहिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ये बताओ गुरु, तुम काफी मुखर हो, सारे लोग काफी मुखर हैं। हमारा सवाल ये है कि हमको कुछ लोग बताए, अभी जो रिसर्च, तुम भी थे ना गुरु, रिसर्च वाली बात बता रहे थे, कोई रिसर्च वगैरह स्कॉलर बता रहे थे कि यहाँ पे रिसर्च वगैरह की हालत बहुत खराब है। आप बात करेंगे? हाँ, आइए हटिए ना जी। क्या नाम है आपका? जी, श्वेता पांडे। मास्क अगर पहनी तो पहन लीजिए, कोई बात नहीं, वो मतलब ठीक ही है, अच्छी बात है। हाँ, बताइए सर। मैं श्वेता पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, प्राणी विज्ञान विभाग से हूँ, रिसर्च स्कॉलर। हाल ये है कि हमने 2000, क्या विषय है आपका? हमारा प्राणी विज्ञान जूलॉजी। नहीं, कोई सब्जेक्ट चुना है आपने? हाँ। क्या है टॉपिक, क्या आपने चुना है? मैं एंटी वेनम पे काम करती हूँ। एंटी वेनम पे? हाँ, एंटी वेनम जैसे जो एनिमल वेनम्स हैं, उनका एंटीडोट बनाने का और उनका जो मेडिसिनल और फार्मेक्चुअल्स यूज है उस पे काम। ठीक है, एंटी वेनम्स पे काम करती हैं आप, बताइए। सर, बात है यहाँ का रिसर्च स्कॉलर की, तो वो बहुत ज़्यादा इस समय फ्रस्ट्रेटेड है, एकदम स्ट्रेस में है। और हाल ये है कि हमने 2019 में रिसर्च यहाँ ज्वाइन किया था। ठीक है, हमारा प्री PhD का कोर्स वर्क था 6 महीने का। हमारा सिलेबस आया, हमने कोर्स वर्क किया, हमने उसके प्रैक्टिकल भी अटेंड किए, असाइनमेंट कंप्लीट किए, और उसके बाद हमारा जो एग्ज़ाम 6 महीने के अंदर में प्री PhD हो जाना चाहिए था, वो आज 2.5 साल बीत गए हैं, अभी तक हमारा प्री PhD एग्जाम नहीं हुआ है। क्या कारण बताया जा रहा है एग्जाम न करवाने का? शुरू में तो ये बताया जा रहा था कि इसके पहले कई बार एग्जाम के डेट आए, लेकिन एग्जाम हुआ नहीं। ठीक है, और अभी हम कुलपति चेंज हो गए, फिर हम लोगों ने एग्जाम के लिए कौन आ गया? VC कौन था पहले, अब कौन आया? पहले विजय सिंह थे, अब प्रोफेसर राजेश सिंह हैं। तो बात ये हुआ था कि पहले हम लोग एग्ज़ाम के लिए डेट आया था, लेकिन उसी समय फर्स्ट टाइम लॉकडाउन हो गया तो एग्ज़ाम नहीं हो पाया। उसके बाद फिर से अनलॉक हुआ सारी चीज़ें, तो फिर हम लोगों ने एग्ज़ाम की बात की, फिर एग्ज़ाम नहीं हो पाया। फिर कुलपति चेंज हो गया, फिर हम लोग ने एग्ज़ाम की हमेशा ये ज्ञापन देते रहे, एप्लीकेशन देते रहे कि हमारा एग्ज़ाम होना चाहिए, एग्ज़ाम तभी भी नहीं हुआ। उसके बाद कुलपति सर से हम लोगों ने काफ़ी धरना दिए, इतने ज़्यादा स्ट्रगल किया। उसके बाद कुलपति सर हमें मिलने का टाइम दिए, तो उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने जो सिलेबस पढ़ा है अभी तक 2019 वाले जो शोध अधिनियम 2018 के बेसिस पे जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके जो भी सिलेबस और पाठ्यक्रम आप लोग पढ़े हैं वो कहीं से अप्रूव्ड नहीं है। जबकि हम पढ़ाया गया उतना देर का, वो बोल दिया अप्रूव्ड नहीं है। जबकि हमें पढ़ाया गया, हमें कोर्स वर्क कराया गया, हम उसके असाइनमेंट कंप्लीट किए, हमको प्रैक्टिकल कराया गया। और जब ये बात हम अपने डीन और प्रॉक्टर और अपने प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष से बात किए, तो वहाँ पे ये पता चला कि हमारा जो कोर्स वर्क है वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है और इसमें कोर्स वर्क में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। लेकिन कुलपति साहब ये कहे कि हमारा कोर्स वर्क है वो कहीं से अप्रूव्ड नहीं है। फिर क्या हुआ? चलिए, कुलपति साहब ने ये कह दिया। मैंने हम लोगों को कहा कि हम कुछ नहीं जानते और हमारा जो एग्जाम है वो होना चाहिए। 2020 की बात हो गई, ये 2019 की बात है। सारे रिसर्च स्कॉलर की प्रॉब्लम है और लगभग 800 साढ़े 800 रिसर्च स्कॉलर हैं, हर फैकल्टी, हर डिपार्टमेंट से, सबको मिलाकर सबको प्रॉब्लम है। सबकी यही दिक्कत है यहाँ पे। जी बिल्कुल दिक्कत है। और हम 2020-21 सेशन जो है मैं उसका स्कॉलर हूँ, सेम जूलॉजी डिपार्टमेंट से ही, और हमारा भी अप्रैल में इनरोलमेंट होगी, 9 महीने हो गए, लेकिन अभी तक हमें भी डर लग रहा है कहीं इनको जो 2.5 साल इन लोगों ने लटका के रखा, अभी भी एग्जाम की डेट आई है बट सिलेबस का कंफ्यूजन है, कहीं हमारे साथ भी वैसा ही ना हो जाए। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ सर। कल, हाँ, एक्चुअल में क्या है, कल एक घंटा, कमलकांत राव,
हाँ PhD स्कॉलर हैं 2019-20 सत्र के। विषय क्या है? हमारा केमिस्ट्री है। टॉपिक क्या बताइए? टॉपिक मैं दरअसल थोड़ा सा इंटरेस्टेड। नहीं, हमारा केमिस्ट्री है, उसी पे हमारा कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री पे हमारा रिसर्च है। कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री पे। तो 19-20 के शोधार्थियों की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हम लोग जैसे 19-20 18-19 रेट 18-19 के हैं, लेकिन प्री PhD एग्जाम 19-20 का होना है और 6 महीने का कोर्स होता है। कोविड की वजह से कई सारी प्रॉब्लम सबके साथ आई हैं, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन हम लोग ये भी नहीं मांग कर रहे हैं कि आप हमको प्रमोट कर दीजिए। कभी हम लोगों ने इसका मांग नहीं किया, वो 2-4 लोगों ने कहा, लेकिन हम चाह रहे हैं हमारे एग्ज़ाम जल्दी से होकर ख़त्म हो जाए। लेकिन जब हम लोग कई सारा धरना दिए, सारी चीज़ें हुआ, लेकिन कुछ भी उसका मतलब इफेक्ट नहीं पड़ा। अभी भी हम लोगों के ऊपर CBCS थोपा जा रहा है। कल VC सर से CBCS क्या है? CBCS एक नया सिस्टम आया हुआ है, एक नया चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, लेकिन बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है ये CBCS के थ्रू एक जो नई सिस्टम आ रही है, ये आ रहा है कि नया सिस्टम के थ्रू मतलब जो भी होगा सेमेस्टर सिस्टम में, हर एक सेमेस्टर में लागू होगा, उसकी अलग अलग फीस या 150 रुपया जो भी देना है। तो हम लोग अब तो लागू नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज़ बैक डेट से लागू नहीं होती है। हम लोगों ने इसका संज्ञान महामहिम से भी करवा दिया है और हम लोगों ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से राष्ट्रपति जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को या गृह मंत्री जी को सब जगह मतलब इसका पोस्ट हम लोग कर दिए हैं कि अगर हम लोगों एग्जाम में कोई भी गड़बड़ी हुई तो उसके बाद हम लोगों का कोर्ट का रुख करना पड़ेगा और हम लोग बहिष्कार भी करेंगे एग्जाम का। मिलने जाते तो बस यही बोला जा रहा है कि आपको सिलेबस ऊपरी अप्रूव नहीं था, ये पढ़ा दिया, यही बोला जा रहा है कि सिलेबस अप्रूव नहीं है। तो सर सिलेबस नहीं अप्रूव, आप हमारे अपने डिपार्टमेंट से मांगिए ना। हम लोग स्टैच्यूटरी बॉडी से पास है या नहीं पास है, एक रिसर्च स्कॉलर जाके मांगेगा तो नहीं मिलेगा। हम लोगों को बस ये बता दिया जाता है डिपार्टमेंट कि इतना डेट को अप्रूव्ड है, लेकिन RTI या किसी थ्रू आप मांगेंगे तभी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप VC सर हैं या जो भी लोग हैं, आप ना मांगिए डिपार्टमेंट से कि अप्रूव्ड है नहीं, और अगर नहीं अप्रूव्ड है तो 2018 के रेट के 2019 प्री PhD का आज जो कि 21 है, 2 साल 2.5 साल सबके बर्बाद होने जा रहे हैं। तब सर हम लोग कहाँ हैं? आखिर ये नहीं है तो इसके जिम्मेदार चाहे आप VC सर हुए, चाहे इनके पहले के VC सर हुए, चाहे पूरी डिपार्टमेंट पूरी यूनिवर्सिटी हुई, लेकिन 940 या 1000 नियर अबाउट स्टूडेंट हैं। यहाँ के लोकल एकदम गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो है यहाँ पे शासन चलाया जा रहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन। अभी क्या है, LLB का जो है रिजल्ट आया है, एक बच्चा है, ऐसे कई सारे बच्चे, मैं एक बच्चे का उदाहरण दे रहा हूँ जो मेरे सामने मैं लेके गया था उसको। उस बच्चे का सेकंड सेमेस्टर में जो है 60% से ज़्यादा नंबर है, लेकिन उसी को फर्स्ट सेमेस्टर में फेल कर दे रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि कोविड के दौरान जो है मल्टीपल सेमेस्टर में 60% से ज़्यादा है, उसको 1.5 साल बाद पता चला कि वो फेल है फर्स्ट सेमेस्टर में। 1.5 साल बाद ये कैसे हुआ? मतलब ये तो मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है यही चीज़ है। अब फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया था, सीधे फाइनल सेमेस्टर का जब मतलब सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड दोनों का रिजल्ट आया, और उसमें मैक्सिमम के साथ ऐसा हुआ है जो फर्स्ट सेमेस्टर में फेल कर दिए गए हैं और सेकंड सेमेस्टर में पास हैं। एक्चुअली में सर इन लोगों ने क्या किया है, जैसे कोविड के दौरान ये लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे एग्जामिनेशन करा लिए हैं। अब उसमें होना चाहिए कि या तो कार्बन कॉपी दे या तो आंसर की निकाले। अब ये लोग बिना मतलब के पता नहीं कहाँ पे चेक किए कि नहीं किए, उल्टा सीधा नंबर देते चले गए इस बच्चों को। अब उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो जब फेल हुए तो उन्होंने हंगामा किया कि हम कैसे फेल हैं, हमारी कॉपी जाँच कर रही है। अब ये लोग ना RTI एक्सेप्ट कर रहे हैं कि RTI के तहत हम जानकारी नहीं देंगे, ये कह रहे हैं। दूसरे के तहत बोलना करना नहीं देंगे। हाँ, बोल रहे हैं कि नहीं देंगे, RTI हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मार हो रहा है, मार नहीं हो रहा है, वो प्यार हो रहा है, वो प्यार है, वो दोस्त यार हैं। तो ये ना RTI के थ्रू जानकारी दे रहे हैं और ना ही डिपार्टमेंट में जाके बच्चा बात करता है तो उसको बोलते हैं जाओ वहाँ पे जाओ परीक्षा नियंत्रक के पास। परीक्षा नियंत्रक के पास जाते हैं तो वो मिलते नहीं हैं, और मिलते हैं तो वो कहते हैं अपने डिपार्टमेंट से पता करो। इसी में एक बच्चा तो आत्मदाह करने के लिए जा रहा था। वो बच्चा अभी यहाँ पे मुझे मिलेगा तो मैं आपसे मिलवाऊंगा। वो बच्चा कह रहा था कि मेरा रिजल्ट क्लियर करिए नहीं तो मैं आत्मदाह कर। अब बचाइए जो गरीब घर के बच्चा है, एक मिनट सर बात पूरी नहीं जानी, जो गरीब घर का बच्चा यहाँ पे किसी तरह से किसान का बच्चा है आ करके रूम ले करके पढ़ाई कर रहा है और उसको इस तरह से अगर फेल कर दिया जाएगा तो उसका मनोबल टूटेगा कि नहीं टूटेगा। सर यहाँ पर पीने के लिए कहीं पानी नहीं है और टॉयलेट की भी कोई व्यवस्था नहीं है फैकल्टी में सर। तो ये काम बात है। अभी मेरी बात सुन लीजिए, आऊँगा आपके पास भी, आपके पास भी आऊँगे। मेरा सवाल ये है कि आप लोग अपने कुलपति से मिले, आप लोग परीक्षा नियंत्रक लेखा कार्यालय भी गए, ठीक है, जिससे भी बात की, और RTI डिनाई हो गई। तो मतलब लोकल यहाँ के जो लॉ मेकर हैं, यानी यहाँ के MLA हो गए, यहाँ के MP हो गए, हाँ, और या
लखनऊ में बैठे हुए मंत्री हो गए, क्या उन लोगों तक आपने बात पहुंचाई? हाँ, सर, हमने- या कुछ ऐसा किया गया कि लोग उदाहरण है आपके सामने, ये पीएचडी के छात्र हमने हैं। सबकी बात पहुंचाई सर, सबको मतलब भेज दिया स्पीड पोस्ट से, परीक्षा नियंत्रण और प्रॉक्टर से लेके सबको दे दिया है कि अगर हम लोगों के साथ कोई भी धांधलेबाजी हुई, मतलब अगर हमारे अप्रूव्ड सिलेबस से और हमारा जो पढ़ाया गया है अगर सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस हुआ अगर कोई भी क्वेश्चन, तो हम लोग बहिष्कार करेंगे और इसका पूरा जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन होगा। कल 1 घंटा हमारा वीसी सर से मीटिंग हुई है और हमारी ये मांगे हैं, ये हमारी जो मांगे, ब्राइटनेस बढ़ाइए थोड़ा सा तो। हाँ, ये हमारी जो मांगे हैं पूरी brightness फुल पूरी है ना? हाँ। हाँ, ये मांगे किए और इसके बाद क्या हुआ सर, उल्टा आज सीबीसीएस सिस्टम लागू कर दिया जाएगा, न्यूज़पेपर में ये आ गया। अच्छा, हाँ, मतलब अब बताइए 2019 में आप लोग की मांग है 8 दिसंबर का ये है और कल का ही है सर। हाँ, वही 8 दिसंबर तारीख है। कल की सर से मिलके कि हमारा ये जो है इसमें हम समझा दें थोड़ा सा सर क्या मांगे हमारी। मैं पढ़ ले रहा हूँ। फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन बोथ द पेपर्स, असाइनमेंट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इवैल्यूएशन शुड बी अर्जेंटली टेकन बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड अर्जेंट इवैल्यूएशन ऑफ असाइनमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मार्क्स फॉर असाइनमेंट एंड रिटन एग्जामिनेशन ऑफ बोथ द पेपर्स, डेट शीट ऑफ बोथ पेपर्स एंड प्रैक्टिकल ऑफ अवर प्री पीएचडी एग्जामिनेशन। इतना हैंडओवर करने की बात तो है। सर आप बताइए, इन्होंने नोटिस जारी कर दिया है कि 20 से 24 के बीच में एग्जाम होगा। अभी तक हम लोगों को ये नहीं पता वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा, ऑब्जेक्टिव में होने वाला है सर भैया सर, बोल हम बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव में होगा या डिस्क्रिप्टिव में होगा, ये नहीं अभी पता चल रहा है। दूसरी बात, कितने नंबर का पेपर होगा? एग्जाम 20 से 24 का इन्होंने डेट निकाला है, इनके जो डेट है वो 20 से 24 में है कि ये बोले हैं निकाल। अभी एग्जाम का फॉर्मेट नहीं क्लियर है। और ये देखिए एक हमारे 6 महीने के लगातार धरने देने के बाद हमारा एग्जाम डेट आया है और एग्जाम डेट क्या लगता है आप लोग को इतना ढीला ढिलाई क्यों चल रहा है? क्या लगता है अंडरटोन क्या कहता है आपका? छात्र संघ नहीं है, बस इसलिए ये सारी यहाँ पे गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ नहीं है। जो भी छात्रों का जो भी हितैषी होता है वो उनकी अगर बात करता है तो उनको विश्वविद्यालय से सस्पेंड कर दिया जाता है, रिस्ट्रिकेट कर दिया जाता सस्पेंड कर दिया जाता है। है। छात्र संघ बहाली को 2016 में छात्र संघ चुनाव हुए, तो 2016 के बाद 2017 2018 में केवल और केवल छात्र नेताओं पर लाठी चलाया गया और मुकदमे किए गए हैं और कुछ नहीं किया गया इस विश्वविद्यालय में। और विश्वविद्यालय में वर्तमान में आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, शौचालय है, इतना बदबू करता है कि आदमी खड़ा होने लायक नहीं है। क्लास चलती नहीं है। मैं BLLB का छात्र हूँ, आएंगे सर आपके पास मैं बारे इसी बारे। विश्वविद्यालय का BLLB का छात्र हूँ। मेरी क्लासेज 6 क्लास सब्जेक्ट है हमारा, लेकिन 6 में एक भी कभी कभार चलती है, कभी कभार वो भी नहीं चलती है। अभी बता रहे थे शुरुआत में क्लास बस चलती थी शुरुआत में। अभी आप चलिए, आप किसी भी BLLB आप चले जाइए। जब बीए फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं तो एक आध दिन क्लास चलेगी, उसके बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि विश्वविद्यालय का पूरा खेला कहाँ से है। अगर विश्वविद्यालय की आपको वास्तविक हालत जाननी है, विश्वविद्यालय की अगर आपको वास्तविक हालत जाननी है तो कभी हॉस्टल जाइए। वहाँ के जो लड़के हैं वो कुंडी पकड़ के शौचालय में बैठने में मजबूर हैं, डोरी बांध बांध के रहते हैं वहाँ पे। और पानी पीने के नाम पे जब वहाँ का पानी का परीक्षण करा लीजिए, कभी मेरा बाल झड़ गया था हॉस्टल में रहते रहते 5 साल, इतना खराब पानी है, पी लीजिए तो। हॉस्टल में हाँ, हॉस्टल में, और 4 साल 5 साल में पानी पिया हूँ, 5 साल टाइफाइड हो गया था मुझे। यहाँ विश्वविद्यालय में हॉस्टल के लिए 2.5 करोड़ रुपए सौंदर्यीकरण के लिए आए थे। वो आप वहाँ जाएंगे सौंदर्यीकरण के नाम पे, वहाँ सिर्फ घास छिली मिलेगी आपको, ना पेंटिंग, ना वहाँ का पानी सही है, ना वहाँ पे कुछ भी नहीं, एक रत्ती भर नहीं। इस तरह के 4 कैंटीन है, चारों कैंटीन के लिए 7.5 लाख रुपए आए हैं, लेकिन बना कौन सा? ये कैंटीन। बाकी आप विश्वविद्यालय में 3 अदर कैंटीन है, जाकर उनकी हालत देखिए किस प्रकार से वो जर्जर हुए पड़े हैं। और अगर यहाँ पे आप अभी नया कैंटीन खुला हमारे यहाँ ना, यहाँ समोसे चाय वगैरह है, आप उनकी क्वालिटी जांचिए। आप खुद भी गए थे अंदर, आपने देखा होगा उनकी क्वालिटी एकदम नील है। और जब बच्चे इस बात को लेकर के अपने कुलपति या प्रॉक्टर या फिर यहाँ के जो ठेकेदार हैं उनसे बोलते, उनसे बात करते हैं, तो उन पे लाठी चार्ज करवाया जाता है, मुकदमा कराया जाता है और उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारा रिसर्च प्रपोजल तक नहीं जमा होगा। मैं MA 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ, साइकोलॉजी है मेरा यहाँ पे। मैं इसी बात को लेकर के दिन विवाद हुआ कि भाई या तो क्वालिटी सही करो या तो पैसे कम कर लो तुम अपने हिसाब से। ज्यादा है क्या? 8 रुपए की चाय, अरे सॉरी 8 रुपए की समोसा है और 6 रुपए की चाय है। 8 रुपए का समोसा यहाँ बाहर चले आइए आप, 10 रुपए में 3 समोसे मिलते हैं आपको, और उसमें भी क्वालिटी सही रहती है। जब ये बात हम लोग कहे अपने प्रॉक्टर से, चाहे कुलपति, चाहे जिससे भी, मेरे डिपार्टमेंट से मुझे सस्पेंड करा दिया गया। मेरा रिसर्च प्रपोजल था पूरा लंबा चौड़ा, उस रिसर्च समोसा का दाम का बात उठाए तो तुमको निकाल दिया गया। कुलपति तो मिलते ही नहीं है। कुलपति आज तक कोई भी यहाँ छात्र नेता हो या छात्र हो कह दे कभी अपनी मांगों को लेके गया हो। गुरु तुम नारा लगा रहे थे बीच में, जिंदाबाद किसी को कहे थे, किसको जिंदाबाद? क्या नेता होता है क्या तुम्हारे? नहीं,
मैं 2018 66 का प्रत्याशी थे। हमेशा हम लोग के समस्याओं में ये खड़े होते हैं और कभी कभी छात्र संघ भले भी ना हो, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में अगर कोई समस्या होती तो हम लोग के लिए आके ये मांग करते हैं, भले अपने ऊपर लाठी चलवा लें, हम लोग को थोड़ा सा डर लगता है। चलवा लें अपने ऊपर। हाँ हुआ है, लाठी हो जाए। किसी छात्र नेता को लाठी का आना कोई बड़ी बात नहीं है। बहाल करने से यहाँ रोका जाता है। यहाँ के जो छात्र, लेकिन एक बात बताओ भाई, सुन लो, बनारस में रहने वाले हैं, वहाँ पे काशी विद्यापीठ है, कई सारे महाविद्यालय हैं, और बनारस ही क्यों, कई सारे महाविद्यालय और कॉलेजेस वगैरह हैं। हाँ, कई सारे हैं, पूरे बनारस में ही क्या, पूरे यूपी में ही, जहाँ पे अभी भी छात्र संघ चुनाव होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे अरे भाई एक बात, योगी जी का योगी जी का गढ़ है, और यहाँ अगर एक विशेष पार्टी हारती या विशेष संगठन हारता है तो प्रभाव सीधे मंदिर पे जाएगा। मंदिर का कैंडिडेट जीतेगा नहीं, मंदिर में मंदिर का कैंडिडेट जीतेगा नहीं तो चुनाव होगा नहीं। मंदिर का कैंडिडेट आज जीत जाए, चुनाव हो जाए। उनका जो प्रिय छात्र संगठन है एबीवीपी, उसका कैंडिडेट अगर गोरखपुर से हार जाता है, सुन लीजिए मेरी बात को, उनके जो कुछ लोग, रुक जाओ, कोई भी हो, अगर वो यहाँ से हार जाएंगे तो पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ से यहाँ का कैंडिडेट अगर हार जा रहा है तो पूरे देश में मैसेज है। इसके डर से योगी आदित्यनाथ ने यहाँ का चुनाव जो है बंद कराया, छात्र संघ का चुनाव। सुन लीजिए मेरी गलत बात है, नहीं सुन लो, आएंगे यही डर है भाई। एक सेकंड शांत रहो भाई, तुम मुझसे 1 फुट की दूरी पे खड़े हो, माइक तुम्हारे और पास है, थोड़ा धीमे बोलो तब भी आवाज आएगी। चिल्लाओ, आएंगे सर, आएंगे, चिल्लाओ मत, धीमे बोलो, आपके पास भी आएंगे, आपके पास भी आएंगे भैया। हाँ चलिए, तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अलग भी कुछ बोलना, वो बात 4 बार बता चुके हो ना। हम लोग जो भी बात करते हैं नोटिस पे करते हैं। चलो, हाँ आते हैं सर आपके पास। यही डर है कि अगर यहाँ कहने का मतलब है कि ये डर है कि किसी दूसरी पार्टी का आदमी जीत जाए, आपका कहने का मतलब ये है। आप दूसरी बात, ठीक है, अब दूसरी बात कर लें। दूसरी चीज भी, दूसरी पॉइंट भी नोट कर लिए, ये जो तानाशाही हो रही है अभी, जो चाय कैंटीन में जो है खाद्य चीज़ों का जो है दाम बढ़ा रहे हैं, या फिर जो तानाशाही मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर में उसको फेल कर दिया गया, सेकंड सेमेस्टर में 60 नंबर है, इस सब चीज़ों से बचने के लिए कि कोई छात्र इस पे जो है आंदोलन ना करे, आवाज ना उठाए, इसके लिए भी छात्र संघ चुनाव की बहाली को रोका जा रहा है। लिंगदो कमेटी की सिफारिशों का उल्लेख करते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं कराएंगे। कमेटी बना रहे हैं, कमेटी अपना निर्णय देगी, उस आधार पर हम डिसाइड करेंगे चुनाव कराने लायक है कि नहीं। अब पिछले 2 साल से कमेटी बन रही है, और कमेटी में कौन लोग है ये भी नहीं पता, कमेटी बनी कब ये भी नहीं पता, और रिपोर्ट कब देगी ये भी नहीं पता। अभी कुछ दिन पहले हम लोग छात्र संघ बहाल को लेकर बैठे हुए थे धरने पे, ये हुआ कि प्रॉक्टर आए, बोले कि कमेटी बनेगी, कमेटी रिपोर्ट देगी, उसमें छात्र नेताओं को भी रखा जाएगा। आज तक न कमेटी बनी, न कोई छात्र नेता उसमें रखाया, और न कुछ उसका निर्णय हुआ। बारिश में भीग करके हम लोगों ने प्रदर्शन, अरे इस वीडियोस पड़े हैं, फोटो पड़े हैं, पूरे कैंपस में बारिश में भीग के हम लोगों ने। आप एबीवीपी के नाम पे थोड़ा भड़के थे, क्या हुआ? तो मैं परिषद का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, इस वजह से भड़के थे। तो मतलब एबीवीपी और मठ अलग अलग है ये भी नहीं, देखिए कुछ कैंडिडेट हैं, कुछ चुने हुए कैंडिडेट हैं, अगर वो नहीं जीतेंगे तो चुनाव नहीं होगा। भले एबीवीपी के हो चाहे ना हो। अब एबीवीपी देखिए, ये कोई इशू नहीं है, हाथ होना चाहिए, कोई भी कैंडिडेट हो, वो अगर मंदिर का हाथ है उस पे, अजय सिंह बिष्ट का हाथ है, और मतलब जितने लोग सत्ता समर्थित हैं, या पदाधिकारी हो या जो भी, या संगठन हो, जिनका उन पे हाथ है, अगर उनके मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वो जो भी हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता है भैया। यही दिक्कत है, जैसे अंधभक्ति, यही दिक्कत है। जैसे बाय बाय सुन लीजिए, सुन लो भाई, हल्ला नहीं करिए, हल्ला नहीं करो यार। भाई साहब आप भी शांत रहिए, आप भी शांत रहिए। इस व्यक्ति के पास कुछ कहने के लिए बात है जो आपको सुननी चाहिए। क्यों नहीं नाम लेना चाहिए, बताइए आप। एक संवैधानिक पद है, यही बात है, वो संवैधान नहीं, लल्लन टॉप है, कोई बहस है, कोई भी बात है, संविधान हर हाल में संविधान की गरिमा, संविधान में बहुत सारे अधिकार हैं, अपनी बात रखने का भी अधिकार है। संविधान में संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को गाली देने का अधिकार नहीं है, ठीक है? नाम लेना गाली देना होता है। और भाई अगर उन्होंने नाम लेना गाली देना होता है। अपना परिवार त्याग दिया है, उन्होंने अपना परिवार त्याग दिया है, वो संत है। पीएचडी का जो मैटर है, हम लोगों का जो पीएचडी का मैटर देखिए बहुत गंभीर मामला है सर। देखिए नोटिस जो है ना, हम लोगों को जो दिया गया था 22 तारीख को नोटिस यहाँ पे देखिए दिया गया है कि हमारे 2 पेपर, जो हम कई सारे धरने दिए हैं ना, कि 2 ही पेपर होंगे, रिसर्च मेथोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन होगा।
इसका जो उन्होंने क्या किया, ये नोटिस तो जारी कर दिया है, अभी भी ये क्या किए हैं, इस नोटिस के बाद एक नया सिलेबस, एक साइट पे एक नया सिलेबस रिसर्च मेथोलॉजी का जो है उन्होंने जारी कर दिया, जो कि एक फर्जी सिलेबस है यहाँ पे। उसके बाद उन्होंने ये जारी कर दिया है कि रिसर्च मेथोलॉजी और पब्लिकेशन इथिक्स, जबकि हम लोग उसको हटवाने के लिए सबको कह चुके हैं। तो यहाँ पे 420 ही चल रही है, एकदम 420 ही चल रही है। हाँ, रात भर धरने पे सब लोग बैठे। और एक और चीज़, कोई एक संगठन नहीं, सारे संगठन हमारे साथ आए। क्यों? क्योंकि हम इन सबके नेतृत्व करता है, हम लोग PhD का शोध छात्र हैं। इनको कोई प्रॉब्लम आती है हमारे पास आते हैं, भैया ये हम लोग गाइड करते हैं, तो ये हमारे लिए भी खड़े रहते हैं। तो हम लोग नेता नहीं हैं ना। और रही बात कि हम लोग हर एक को अपने रिटर्न जो भी करना था कर दिए, दे दिए हैं। शोध छात्रों का इतनी बड़ी समस्या, अगर यहाँ शोध छात्र नहीं रहेंगे तो यूनिवर्सिटी किस बात, ये यूनिवर्सिटी किस बात। सर मैं बोल ले रही हूँ कि हमारा एग्जाम है और हमें पूरे शोध छात्र को आज तक ये क्लियर नहीं है कि वो 2018 के सिलेबस को पढ़े कि 2019 को पढ़े कि 2020 को पढ़े। हमको हर दिन नोटिस दिया जाता है, हर दिन कंफ्यूज किया जाता है। वो बात तो हो गई ना मैडम, वो बात तो रिपीटेटिव हो रही है, बात का ये बात तो हो गई, ये बात तो रिपीटेटिव। मैं सीरियसली ये बात चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन अगर इस वीडियो को देख रहा है और अगर इस हस्तक्षेप से अगर कुछ सॉल्व होना है तो आप लोगों की दिक्कतें जो हैं, आई सीरियसली होप कि वो सॉल्व हो, चीज़ें वो दिक्कतें सॉल्व हो, मैं चाहूँगा। अब बातचीत पे और भी मुद्दे हैं, कई सारे मुद्दे हैं, जैसे एक हॉस्टल का भी मुद्दा आया, जैसे तमाम मुद्दे आ रहे हैं, कैंटीन का मुद्दा आया, और छात्र संघ अभी सर मैं आता हूँ यार, प्लीज़ मत चिल्लाइए, मेरा बात करने का कंसंट्रेशन भी भंग होता है ना उससे। अब छात्र संघ का मुद्दा आया, ठीक है, तो कई सारे मुद्दे लेयर्ड तरीके से बात करेंगे हम लोग। अब छात्र संघ की बात हो रही है, तो अब बात हुई मठ की और इसकी, तो आपसे बात हो रही थी ना। हाँ यार, तो ये, हाँ यहाँ पर मतलब हमको ये समझना है कि यहाँ पर ये है कि कोई भी पार्टी हो, मठ का आशीर्वाद होना चाहिए उसके ऊपर। देखिए, पहली चीज़ तो ABVP कोई पार्टी का है नहीं, परिषद अपना अलग संगठन, ये तो सब लोग जानता है पूरे इंडिया में यार, ऐसा मत बोलो यार। ऐसा नहीं है, देखिए संगठन बीजेपी की होगी नहीं पार्टी को। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? कुलदीप तिवारी। कुलदीप, ये बताओ, सच बताओ, ABVP बीजेपी का अनुसांगिक संगठन है कि नहीं? नहीं है, संघ का संगठन है, संघ का संगठन है, किसी पार्टी के नहीं है हम। ABVP ठीक है, चलो ये भी चलो मान लीजिए, ये भी सही बोल रहा हूँ, संघ का अनुसांगिक संगठन है, ठीक है। अब बताओ, बताओ क्या बोल रहे थे? ABVP और मठ ही दुनिया भर के बता रहे थे ना। एक जैसे कि एक 2 ग्रुपों में चलते हैं, खासकर एक मठ है जिसके अगर कैंडिडेट अगर नहीं जीतेंगे विश्वविद्यालय में, अगर उनका अच्छा, उनको अगर मठ में ये हो जाएगा कि हाँ भाई हमारे कैंडिडेट का अच्छा माहौल है कैंपस में, तो चुनाव करा दिया जाएगा। 2016 में हुआ था भैया, उसमें सरकार नहीं थी, उसमें मुख्यमंत्री कोई और था। देखिए ये जो है हाँ, तो उस समय सरकार कोई और थी, 2016 में हुआ, 18 में भी पर्चा दाखिला हुआ, लेकिन कुछ विशेष लोग नहीं जीत रहे थे, इस वजह से चुनाव रद्द करा दिया गया। उसका भी अनिश्चित काल के लिए हुआ था, हमेशा के लिए नहीं हुआ था, लेकिन उसका भी निर्णय अभी तक नहीं हुआ। जो लोग पर्चा दाखिला किए थे उनका न पर्चा वापस हुआ, न उस डिपॉजिट वापस हुआ, और मुकदमे रखे गए लोगों पे, चुप करा दिए गए। तब से जितने भी धरने हुए केवल रोकने का। सबसे अच्छी तो हमारे कुलपति जी हैं। अभी 1 तारीख को हम लोग ये PhD के ज्ञापन लेके गए थे, कुलपति अंदर बैठे थे लेकिन बाहर नहीं है, प्रॉक्टर को आगे कर दिए। प्रॉक्टर आए, ज्ञापन लिए, कह जाओ हो जाएगा। रात भर PhD के लोग धरने पर बैठे रहे, मैं भी उस धरने में बैठा था, इन लोग के साथ में, छोटा भाई हूँ इन लोग का, मैं बैठा था, रात भर बैठा रहा, कुलपति नहीं आए। प्रॉक्टर आए, परीक्षा नियंत्रक आए, ज्ञापन लिए गए, कहे 30 तारीख तक फैसला आएगा। तो यार 1 तारीख ये जो गोरखनाथ मठ है पूरा, तो मठ इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता यहाँ पे? सर करता है। देखिए, छात्र संघ चुनाव न कराने का एक मठ का भी कारण है। दूसरा कारण ये है, अगर हमारा छात्र संघ रहता तो हमारा अध्यक्ष होता, और हमको जब कैंटीन में 8 रुपये का मैं ठीक, मैं आपकी ये बात समझ गया। मेरा सवाल है ये कि जो इतनी इरेगुलरिटी है यूनिवर्सिटी में, इन सब मामलों में मठ का हस्तक्षेप कभी नहीं रहा। बातें पहुंचती ही नहीं है, ये सारी बातें मठ तक नहीं पहुंचती हैं। और रही दूसरी बात, ये कहना कि मठ का कैंडिडेट नहीं चुनाव जीता इसलिए यहाँ चुनाव, मठ एक धार्मिक संगठन है, वहाँ से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। मठ के
राजनीति में आते हैं, मठ से राजनीति में लोग भी आते हैं। राजनीति में आदिनाथ आए वहीं से, योगी जी आए वहीं से। राजनीति में लोग आते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव है, अभी विधानसभा चुनाव है, मठ जाइएगा, कितने विधायकों और मंत्रियों का वहाँ टिकट और पद फाइनल होगा, आपको पता चल जाएगा। अरे आप जाइए, पता कितने विधायकों का टिकट वहाँ फाइनल होगा। गोरखपुर में 9 विधानसभा हैं, 9 विधानसभा में भाजपा का कौन कहाँ कैंडिडेट होगा, ये भी मठ से ही डिसाइड होगा। यहाँ तक कि आसपास के जिलों के में भी यहीं से विधायक डिसाइड होंगे, भाजपा कार्यालय से नहीं होंगे, मठी से होंगे। पूजनीय महाराज जी करेंगे इसको डिसाइड कि कौन विधायक होगा, कौन मंत्री होगा। आप गोरखपुर में आए हैं तो मठ को नकार नहीं सकते। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मठ का हस्तक्षेप होता है, चाहे वो निकाय का चुनाव हो, चाहे MLC का हो, चाहे कोई भी चुनाव हो। हाँ, वो पंचायत का चुनाव हो, बिना मठ को आप नकार नहीं सकते। वो गोरखपुर विश्वविद्यालय पर भी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रभाव बाबा अपनी जगह सही है, पर वार्ड नंबर 68 पुराना गोरखपुर का जो वार्ड है जिसमें पूरा गोरखनाथ मंदिर का एरिया आता है, वहाँ से सर निर्दल पार्षद है, तो फिर कैसे कह सकते हैं उस चीज़ का? ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहीं का निवासी हूँ, वार्ड नंबर 68 का निवासी हूँ। की वजह से वहाँ पे निर्दल पार्षद है। यहाँ अगर आप बता दीजिए मठ का इतना आते हैं। सुनो गुरु थोड़ा दूर, थोड़ा सा दूर हो जाओ। वार्ड नंबर 68 जो है, मैं वहाँ पे 3 बार जा चुका हूँ। वो मतलब जो डेमोग्राफी की बात ये कर रहे हैं, शायद वो डेमोग्राफी की बात सही है, तो आप मुझे वो जनसंख्या वितरण वैसा है वहाँ पे। मेरे ख्याल से वो भी रीजन हो सकता है ना, मतलब वोटिंग उस तरह से होती है ना, हम लोग जानते ही हैं सब लोग। सर, अगर इन लोगों का ये कहना है कि मठ का जो है यहाँ पर हस्तक्षेप रहता है, तो वार्ड नंबर 68 में जहाँ गोरखनाथ मंदिर ही है, जहाँ मठ ही है, किनसे? नहीं, हमारे जूनियर हैं। अच्छा, जी नहीं, देखिए मठ हैं, श्रेष्ठ हैं, इनका सम्मान है, लेकिन कुछ बातों में मैं इनका विरोध तो कर ही सकता हूँ। छोटे भाई हैं हमारे, हम इनके छोटे भाई हैं, हमको माफ तो करेंगे ही। मठ का हस्तक्षेप होता हर जगह, तो जिस वार्ड में मठ है वहाँ हस्तक्षेप नहीं होता उसका, ये भी तो होता। बात ये है, बात जनादेश पे हस्तक्षेप की मत नहीं है। अगर कोई भी मठ, कोई भी मस्जिद, कोई भी मदरसा, कोई भी चर्च, कोई भी मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन इतनी पावरफुल है कि अगर जनादेश पे परिवर्तन कर दे रही है, तो आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। मुद्दा यहाँ पे ये है, जो ये भाई उठा रहे थे, आपका नाम किशन है, कुलदीप, सॉरी। तो इनका जो कहना है, उनका कहना ये है कि मठ के हस्तक्षेप से MLC, MLA, सांसदी सबके पर्चे तय होते हैं, टिकट तय होते हैं। जी, ये तो है। ये है। नहीं तो MLC, MLA और MP का इलेक्शंस, ये सारी चीजें तो वो पार्टी तय करती है ना। महाराज जी तो मुख्यमंत्री हैं, और महाराज जी स्वयं भी तो, आखिर उनका दबाव क्यों नहीं होगा भाई? यहाँ किसका दबाव नहीं था? जब अखिलेश की सरकार थी तो जमुना निषाद का दबाव था। हम महाराज जी हैं, तो आज महाराज जी का जो है सिर्फ दबाव नहीं है, महाराज जी का आशीर्वाद जिनको मिलता है वही विधायक और वही सांसद होते हैं। आशीर्वाद और दबाव तो वही हुई। देखिए, अगर आप गोरखपुर में हैं तो गोरखनाथ मठ को नकार नहीं सकते। आपको पार्षद बनना है, मेयर बनना है, विधायक बनना है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जिला अध्यक्ष बनना है, प्रसाद में मट्ठा दिया जाता है, महानगर अध्यक्ष, प्रसाद में मट्ठा दिया जाता है ना। अरे पहले इतना देखो गुरु, देखो एक सेकंड, सामान्य ज्ञान की भाई सब शांत रहो। एक सामान्य ज्ञान का है, मुझे बस पता चला कि गोरखनाथ मंदिर में मेरा उस पर जवाब है। मट्ठा दिया जाता प्रसाद में शायद, और वहाँ पे कहावत है, मुझे लोग बताते हैं बार बार, कि अगर मंदिर का मट्ठा मिल गया तब आशीर्वाद मिल गया। मतलब यही बात है ना। सर, वो हमारे फेथ की बात है, और फेथ पे हम राजनीति नहीं करते हैं। वो फेथ पे राजनीति नहीं करते हैं, उस पर राजनीतिक सवाल नहीं उठाते हम, और उससे अलग भी नहीं है। हम अपने फेथ पे राजनीति नहीं करते हैं। और मैं प्रदेश में धर्म की राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिन्ना को देशभक्त बता देते हैं। अब इतने धर्म की राजनीति गंदी हो गई इस देश में। 2014 में देश को आज़ादी मिली है ना, जिन्ना देशभक्त है कि नहीं? 2014 में देश को आज़ादी मिली कि नहीं मिली है? की बात करते हैं, लीज पे आज़ादी मिली, नया चल रहा है ना सर। 2014 में कंगना कहती हैं कि 2014 में देश को आज़ादी मिली। बताओ 1947 में कौन सी लड़ाई हुई थी? 2014 में कौन सी लड़ाई हुई थी? कोई लड़ाई नहीं हुई थी। तो ये जो चीज है, आप सुनिए, आप मठ की जो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मठ राजनीतिक नहीं है। आज भी देखिए, आज बड़े बड़े चैनल हैं, उस पर राष्ट्रवाद को लेकर राजनीति की जा रही है। क्या आर्थिक बेरोजगारी पर राजनीति की जा रही है? नहीं की जा रही है। आप धर्म को नहीं नकार सकते हैं। आप धर्म लेकर आ गए हैं आप लोग, और ये कह रहे हैं मठ का राजनीति से कोई लेना है। सांसद वहीं से हो रहे हैं, मंत्री वहीं से हो रहे हैं, सबको वहीं से हो रहे हैं। योगी जी भी वहीं सांसद हुए। बहुत बड़ी बड़ी चीजें वहां से, आप उसको नकार नहीं सकते। धर्म में राजनीति को डाल दिया गया है, जो राजनीति की पतन की तरफ लेकर जा रही है। कि जो मठ में रहेगा वो राजनीति में नहीं जा सकता है। तो ये कहाँ लिखा हुआ संविधान में कि जो मठाधीश है, जो मठ में, क्या नाम है? नहीं जा सकता। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम
मैं PhD स्कॉलर ब्रिजभूषण कृष्णभूषण गुरु तुम्हारी तो कह रहे थे कि मठ का राजनीति कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हारी तो बात हुई अभी। मठ पर राजनीति की बात नहीं करता हूँ। वहाँ के लोग हैं, वो ये कहाँ लिखा जो मठ में लोग रहेंगे वो राजनीति में नहीं जा सकते हैं। तो ये कब थिंग है यार? मठ लिविंग थिंग थोड़े है। मठ में जो लोग होंगे, मठ की गरिमा, मठ के लोगों से गरिमा बनेगी ना। आप लोगों पर बात कीजिए। तो भाई तो क्या बात हो रही? लोगों पर बात कीजिए जो वहाँ के लोग हैं। सारी बातचीत है, तुम पूरी बातचीत है 45 मिनट देर से आए हो शायद, इसलिए तुम इसीलिए सुनिए, यदि क्या मठ पे बात नहीं होगी गोरखपुर में? वो यदि आप धर्म से राजनीति करने आएंगे तो लपेटे में आएंगे, चाहे आप किसी भी धर्म से हो। यदि आप राजनीति करने लपेटे में आएंगे, मैं चैलेंज करता हूं, सुनिए मैं चैलेंज कर रहा हूं, आज कोई भी योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, ठीक है, वो धर्म छोड़ दें, आए नहीं चुनाव जीतेंगे। मैं दावे के साथ कर रहा हूं चुनाव नहीं जीत पाएंगे। हाँ नहीं जीत पाएंगे। वो चुनाव तभी जीतते हैं जब उनके साथ धर्म जुड़ा हुआ है और लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। देखो भाई सुन लो भाई, पहले तर्क सुन लो किसी का। गुरु भाई सुनो, पहले तर्क सुन लो किसी का, फिर काटना। पहले बात सुन लो। हाँ, धर्म के साथ जोड़ेंगे कि देखो हिंदू नहीं, आप बोले इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। इमोशनली ब्लैकमेल मतलब कि देखो तुम किसी जाति से हो, जातिवाद मत करो। आपको पता है कि जाति में सिर्फ यादव और ब्राह्मण जाति नहीं होती हैं। अभी जाति होती है जो मूस मार रही हैं, अभी जाति होती है जो अभी कपड़ा बुन रही है, वो नहीं आए विश्वविद्यालय में पढ़ने, उनके दरोगा नहीं बन रहे हैं। लेकिन अगर जातिवाद करेंगे तो लोगों को प्रतिनिधि देना पड़ेगा। लोग आएंगे लड़ेंगे आपसे, तो आप कहेंगे ऐसा है कि आप धर्म में लड़ते हैं। जब धर्म में लड़ेंगे तो एक मुसलमान बैठाएंगे, हिंदू बैठाएंगे, हिंदू कहेगा बोल भारत माता की, मुसलमान कहेगा नहीं बोलेंगे। उसी में आपके सारे मुद्दे खत्म। आपके सुनिए उसी में जब ये बात चलेगी तो आपकी बेरोजगारी कहाँ है, आप पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं, टेट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, छात्रावास की हालत क्या है, देश की हालत क्या, आप पूरा भूल जाएंगे। वही 2014 से किया जा रहा है। यदि धर्म को राजनीति से हटा दिया जाए तो मैं मानता हूं कि इस देश का उन्नत किया जा सकता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं आप लोग, और ये बहुत मेरा नाम चंदन है। चंदन किस क्लास में है? मैं एमए का छात्र हूं सर। क्या है आपका? पॉलिटिकल साइंस। हाँ, आपका एक सवाल है बस, उसके बाद मैं कुछ बोलना। एक सवाल है मेरा। जब कोई धर्म की बात करता है, मठ की बात करता है, तो वो जातिवादी है, धर्म की राजनीति करता है। जब कोई कहता है कि मैं किसी जात का विरोधी नहीं हूँ, मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ, पिछड़ों की सरकार है, वंचितों की सरकार है, तो क्या ये जातिवाद नहीं है? जातिवाद तो क्या ये नहीं है? क्या ये नहीं है? जातिवाद तो करना चाहिए। मैं खुले तौर पे कहता हूँ, मैं इसलिए सर मैं जातिवाद करने के लिए क्या करता हूँ। आज अगर अखिलेश यादव नहीं होते, मुलायम सिंह यादव नहीं होते, बहन मायावती नहीं होती, तो मैं आज इस गोरखपुर विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ पाता। मैं क्यों मैं इसलिए नहीं पढ़ पाता, मैं बता रहा हूँ। सुनो मैं बता रहा हूँ। अरे भाई उसकी बात है, सुन तो लो पहले, वो वही बता रहा है, सुनने दो उसको, सुनो पहले। अगर वो नहीं होते तो आज हम दावे के साथ कह रहा हूँ कि आज मेरे पिताजी कहीं डिलीवरी बिछा रहे होते, हम उनकी सिंचनी कर रहे होते। मैं आज पॉलिटिकल साइंस से नहीं कर पाएगा, नहीं पढ़ पाते। अगर मैं ये कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मैं ये कहता हूँ यदि समाजवादी पार्टी जिंदाबाद तो अखिलेश यादव के दिन है। मैं अहिर हूँ, हम लोगों को अहिर कहा जाता है ना। अगर मैं अपनी दावा करता हूँ तो अखिलेश यादव की करता हूँ। मैं बसपा की वजह से, मायावती की वजह से आज जो छोटी जाति वो करती हैं। क्यों नहीं जातिवाद होना चाहिए? बिल्कुल जातिवाद होना चाहिए। मेरा सॉरी मैं नाम भूल गया आपका, चंदन। मेरे इस पे 2-3 बातें कहनी है इस पूरी बातचीत पे। बातचीत थोड़ी हीटेड हो रही है ना, इसलिए मुझे बोल के थोड़ा सबका टेम्परेचर डाउन भी करना पड़ता है कभी कभी, तो ये वाला काम भी जरूरी हो जाता है। तो चंदन ने जो बात कही है, चंदन ने कहा कि जातिवाद क्यों नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। चंदन मेरे ख्याल से गलत शब्द चुन गए। वहाँ पे होना चाहिए सभी जातियों को संविधान द्वारा दिया गया उनका हक मिलना चाहिए। हम भारत के लोग, भारत में और खासकर यूपी में कई बार ये बात आती है, ये किसी की भी सरकार रहे, अखिलेश यादव की सरकार थी तब भी यही होता था, और अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार है तब भी यही बात होती है कि क्या खास जातियों को वरीयता दी जा रही है नौकरियों में। ये बात बार बार उठती है, ये सवाल बार बार उठाया जाता है कि क्या कुछ खास जातियों को वरीयता दी जा रही है नौकरियों में। तो सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि हमारा सिस्टम वैसा है और हमें संविधान का पालन करना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि बहस होती है और हिंदू बोलता है मुसलमान से कि भारत बोलो भारत माता की जय, तो यहाँ से कुछ लोग बोल रहे हैं भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेगा। मेरा इस पे भाई, अब शांत रहो यार। ब्रिजभूषण सुन लो मेरी बात। इस देश में अगर राष्ट्रवाद का पैमाना और कौन कितना बड़ा देशभक्त है, इसका पैमाना ये है कि चंद लोगों के बोलने पर, चंद लोगों के डांटने पर, चंद लोगों के उकसावे पर कुछ लोग कुछ नारे लगाएं। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आप मुझसे बोलेंगे
कि सिद्धांत जी आप यहाँ खड़े हैं और आप यहाँ से भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो आप जाएंगे नहीं। मैं मानता हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं अपने आप मैं एक भारतीय हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी एक पत्रकार के तौर पे निभा रहा हूँ। अमितेश हैं, वो मेरे साथी पत्रकार के तौर पे निभा रहे हैं, आप लोग एक छात्र के तौर पे निभा रहे हैं। ये किसी से कम, ये कल को अगर कोई वकील बन जाते हैं तो किसी से कमतर वकील नहीं होंगे, वो इस देश के सिस्टम में काम करने वकील होंगे। तो हमें उस जारगन्स में, उन नारेबाजियों में नहीं उलझना चाहिए कि हम किसी को यही मौका दें कि यार ये बोलो तब तुम भारतीय हो वरना तुम पाकिस्तान चले जाओ। क्यों हम पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर है? क्या हमारा देश अच्छा नहीं है? सही है। हम क्या किसी देश के मुझे सर एक बात जी कहिए। जी देखिए, आर्टिकल 21 समानता का अधिकार सबको देता है हर चीज़ में, है ना। आपको सब लोग वकील वाला बात ये एकदम आर्टिकल लेकर आए। देखिए, सब लोग एक समान नागरिक हैं। भारत के जितने भी लोग किसी जाति धर्म संप्रदाय से आते हों, सब लोग एक समान हैं। सब लोग उतने ही भारतीय हैं जितना भारतीय मैं हूँ संविधान के द्वारा, ठीक है। लेकिन कल जब CDS जी दिवंगत हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो मैंने आपके भी लल्लन टॉप के चैनल पे देखा, मैंने और बहुत से यहाँ लोग, बहुत से लोग खड़े, उन्होंने भी देखा कि जो उस पर रिएक्शंस आए, हा के रिएक्शंस आए या कमेंट्स आए, सोशल मीडिया रिएक्शंस की बात कर रहे हो आप? रिएक्शंस जो भी आए, है ना। एक मेरा एक साथी है, उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि मर गया जर्मन शेफर्ड। मुझे ये कहना नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत खराब। अब मुझे बस इतना सा मुझे ये बता दीजिए कि ठीक है, भारत माता की जय नारे लगाना नहीं लगाना वो उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है। मतलब वो एकदम गलत बात है, एकदम गलत व्यवहार है। इस व्यवहार को अगर ये भाई सुनिए, अगर वो ऐसा कोई भी व्यवहार कर रहा है, ऐसा व्यवहार कोई भी कर रहा है इस देश में, तो हमारे पास कानून है, हमारे पास साइबर लॉ है, हमारे पास FIR करने की क्षमता है, ताकत है कि नहीं? पुलिस को ट्वीट कर दिया था एकदम। अगर आपने ऐसा किया है तो आपने अच्छा काम किया है। मुझे बस, मैं बिल्कुल कंगना, देखिए कंगना जैसी 2-4 बेवकूफ के आ जाने से ना कोई वो जो है राष्ट्रवाद का और किसी चीज का पैमाना नहीं है ना। कंगना की मतलब अब वो पता नहीं किस दुनिया में है या वो कौन सा पेय पदार्थ ले रही है कि वो 2014 के बाद राजनीति, 2014 के बाद आज़ादी आई और उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि उनका काम है, वो हाईलाइटेड रहना चाहती हैं, है ना, हाईलाइटेड रहना चाहती हैं, तो इसलिए उनको कुछ ना कुछ तो बयान देना ही पड़ेगा। पार्टी पद्म पुरस्कार दे देती है। देखिए, ये कुछ नहीं है, पद्म पुरस्कार है, उनके बहुत सारे, उसके बहुत सारे अवार्ड मिले, वो अलग बात है। इससे पहले भी उनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है, लेकिन वो मतलब राजनीति में हाईलाइट रहना चाहती हैं भारत में, मतलब कि हम लाइमलाइट में रहना चाहती हैं। लेकिन वो उनका कारण है कि वो पढ़ी लिखी हैं नहीं, हिमाचल से सीधे मुंबई चली गई हैं, बस यही बात है। बस पढ़ी लिखी हुई ने, अगर पढ़ी लिखी हुई थी तो पता चलता कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है। और महात्मा गांधी उसके नायक थे, न कि गोडसे। महात्मा गांधी भी थे, कई सारे लोग। अरे वही कह रहे हैं ना, महात्मा गांधी सहित पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि, वीर सावरकर भी थे। कई सारे लोग थे, आपका कहने का मतलब है। थे, वो नहीं थे, लेकिन वो भी थे वीर, वो भी, हाँ वीर, ये लोग। मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, तो मैं बस यही जानना चाह रहा था कि सर वो लोग नारा लगाना नहीं लगाना वो अलग बात है। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट यार फर्स्ट, है ना। लेकिन उस तरह से जो रिएक्शंस देना, उस तरह की कमेंटबाजी करना और उस तरह की चीज़ें बोलना जो किसी को भी शोभनीय नहीं लगेंगे, मेरे जो मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उनको भी अच्छे नहीं लगे होंगे, ऑब्वियस बात है, अच्छे नहीं लगे होंगे। तो वो किस तरह से अगर उनके ऊपर कोई जो है एक्शन लिया जाता है, पुलिस कोई एक्शन लेती है, तो देखिए, हाँ, मैं उनके ऊपर कोई रिएक्शन, अगर एक्शन लिया जाता है तो वो कल को ये कहेंगे कि मैं मुस्लिम हूँ या मैं माइनॉरिटी से आता हूँ, इसलिए मेरे ऊपर इस तरह के एक्शंस लिए जा रहे हैं, इस तरह से मुझे सताया जा रहा है, हटाया जा रहा है, सरकार गलत है। अब बताइए, राष्ट्रीयता उनके अंदर कितनी है? CDS कितने हैं? CDS हमारे भी थे, आपके भी थे, CDS मैं मानता हूँ इस बात से। प्लेयर हारती है टीम, हॉकी की टीम, तो वो दलित जो है प्लेयर रहती है, जब इंडिया की टीम हारती है तो उसके घर पटाखे फोड़े जाते हैं, पटाखे जलाए जाते हैं, जूते चलाए जाते हैं। उत्तराखंड में जो हुआ था ना, उत्तराखंड में जो हुआ था, उसकी बात क्यों नहीं होती है? जातिवाद पे बात क्यों नहीं होती है? हर बात जो है, वंदना कटारिया नाम की, वो उनका नाम वंदना कटारिया था, टीम हारी थी, इंडिया की टीम हारी थी, यही जो राष्ट्रभक्त अपने आप को कहते हैं, वही लोग पटाखे जलाए थे इंडिया के हार पे।
ये लोग क्या बोलेंगे? ऐसा ही है मेरे भाई, देखिए इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। कुछ लोगों को, और उनका आरोप था कि ये दलित कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली इंडियन टीम में है, इसलिए हार गई टीम इंडिया। ये मानसिकता, ये ओछी मानसिकता है इन लोग की। इस बार तो सब लोग वही थे। इस बार भारतीय टीम में जो है, जो जैसे ये मुद्दा बनाया जा रहा है, हमारा मतलब ये, मेरा नाम कन्हैया कुमार है सर। सर कन्हैया कुमार के साथ क्या हुआ है, जरा सुन लीजिए इनकी ज़बानी। सर सर्वप्रथम तो मैं अपने मैटर पे आता हूँ, उसके बाद जो राजनीति होगी वो होगी। सर हमको LLB में फेल कर दिया गया है। सर मैं पेपर कॉपी भी अपना लेकर के चल रहा हूँ, मेरा रिजल्ट पे थोड़ा सा ये किया जाए सर। इसमें देखिए सर, इसमें एक में 35, एक में 35, दूसरे में 62, उसके बाद फिर 46, 71, 70। ये किस तरह का नंबर है मुझे कुछ मालूम नहीं है सर। मेरा मैं ये समस्याएं BLLB में भी आई थी, इसको लेके हम लोगों ने कल ज्ञापन दिया है। 15 तक हम लोग का बोला है कि BLLB का देख लीजिए। प्लीज मेरी बात सर, मैं इसका जो है ये जो बुकलेट है सर, मैं इसको साथ लेकर के अपना चल रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ सर, अगर मैं फेल हूँ इस बुकलेट में मिला लीजिए, मैं फेल हूँ तो मुझे फेल कर दीजिए। और लेकिन मेरी जो MR सीट है जिस पे परीक्षा मेरी ली गई है सर, मैं परीक्षा नियंत्रक के पास गया और हमने कहा कि हमारा जो बुकलेट वो है MR सीट है सर, उसको दिखा दीजिए। तो वो कह रहे हैं कि इस बार जो है, इस बार के जो परीक्षा कराए गए हैं उसमें न स्क्रूटनी पड़ेगी और ना ही RTI दाखिल होगा, ना ही आपकी कॉपी दिखाई जाएगी। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। तो सर ये संविधान में सर कहाँ लिखा गया है कि हम RTI के थ्रू अपना कॉपी नहीं मांग सकते हैं? आप ही का हुआ है केवल और लोगों का हुआ है? अब मेरा सर पर्सनल है ये मैटर, मेरा पर्सनल है। और लोगों का हुआ तो मैं किसको जुटाने जाऊं भैया? अरे जुटाइए, सबको बताइए अपने क्लास में। सब लोग भाई वो बात नहीं नहीं। और भाई सुनो भाई साहब, वो अपनी बात कह रहे हैं, उनकी बात कहने दीजिए। सबको जरूरी थोड़े सब यहाँ पर राजनीति बात करने हैं, सोलो होता है कुछ और दिक्कत के बारे में बात करने है कि नहीं है? मेरा जो था, जैसे मेरे BLLB है, मेरा बात पूरी हो जाए प्लीज, मैं आपसे करूंगा बात। तो सर मैं ये तो इसको लेकर RTI से भी कॉपी नहीं मिल रही है आपको? सर मुझे नहीं मिल रही है। और आपको 2 पेपर में न्यूनतम अंक से 1 नंबर कम दिया गया है। सेकंड सेमेस्टर में पास है, फर्स्ट सेमेस्टर में फेल कर। यही अच्छा, यही वाला केस है। है। सेकंड में पास, फर्स्ट में फेल है। तो आप दोनों सेमेस्टर की कॉपी लेके घूम रहे हैं? जी सर, दोनों सेमेस्टर, जिसमें मेरा कम नंबर, जैसे इसमें 35 है, इसमें 46 है, जबकि मुझे ये पहले का नहीं आया था ना, पहले का रिजल्ट नहीं आया था कोविड के चक्कर में, फिर दूसरे में रिजल्ट लिया गया, तो दूसरे में एग्जाम लिया गया, तो दोनों का रिजल्ट एक साथ आया, तो सेकंड में पास हो गए ये और फर्स्ट में फेल हो गए ये। अच्छा, वो तर्क क्या दे रहे हैं सर? बात करने पर तर्क ये दे रहे हैं कि मशीन की गड़बड़ी है। अब यहाँ पे एक छात्र की जो है जिंदगी, स्क्रूटनी और रीचेकिंग भरे थे, कुछ नहीं डालने दे रहे हैं लोग, कह रहे हैं स्क्रूटनी भी नहीं डालने दे रहे हैं, कुछ नहीं डालने दे रहे हैं। RTI का मैं पर्ची कटाने गया तो RTI का पर्ची भी नहीं काट रहे हैं लोग। फिर मैं परीक्षा नियंत्रक सर के पास गया, मैंने कहा कि सर इस बार मैं RTI दाखिल करना चाह रहा हूँ, मेरा पर्ची नहीं कट रहा है। तो उन्होंने कहा कि इस बार RTI का पर्ची नहीं वो कटेगा, RTI नहीं दायर करने देंगे? RTI नहीं आप दायर कर सकते हैं, ये तो जबकि हमारा संविधान में मान के चलिए सर 2005 में इसको जोड़ा गया है, RTI सूचना का अधिकार जोड़ा गया है। FIR किए तुम? सर अभी तो मैं सबके पास एप्लीकेशन दिया हूँ, हमारे डीन सर के पास एप्लीकेशन दिया हूँ। 30 नवंबर का आया अभी देखिए, अभी 9 दिन हुआ मेरा ये रिजल्ट मिला है मुझे। FIR या तो तुम 2-3 काम कर सकते हो दोस्त जी सर। चाहो तो आप उनको FIR कर दो एक, ठीक है? चाहो तो एक RTI अगर वो नहीं ले रहे हैं तो तुम CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को सीधे लिखो और CC में तुम अपने VC को लिख रख सकते हो। और यहाँ के जो कॉलेज के तुम्हारे आपके वो होंगे, और नहीं भाई, अरे बोल मैंने तो यार आपके जो सूचना अधिकारी होंगे, प्रथम सूचना अधिकारी, द्वितीय सूचना अधिकारी, फिर यहाँ पे एक सूचना आयुक्त होंगे, उनको सबको आप CC में रखो, ठीक है? उनके पास भी लेटर की कॉपीज है, ठीक है? तब तो आपका मामला थोड़ा सा साफ पारदर्शी होगा, जिससे बात होगी ना। और चाहे तो आप एक याचिका दायर कर सकते हो छोटी सी। अब बन जाएगा सर, लल्लन टॉप वाला ले जाके BC सर को दिखा देना, अब बन जाएगा, डर जाएंगे वो। अरे नहीं, मैं डराना, मेरा काम डराना नहीं है, मेरा काम डराना नहीं है। मेरे सामने दिक्कत नहीं, मेरे सामने दिक्कत लेकर आए तो मुझे लगा कि बस इनकी हेल्प कर दूं। अब आप कुछ कह रहे थे, राजनीति पर। सर राजनीति पे हम कहाँ सर? नहीं, आप अपना नाम बता भाई, रुक जाओ, अपना नाम बताए, वो हल्ला हो गया। जी सर। हाँ बताइए। जैसे सर हमने कहा कि मान के चलिए सर हॉकी
हॉकी की जब टीम हो रही थी, जब भारत की टीम जब हारी थी, उस समय महिला हॉकी की टीम थी और उसका कप्तान जो थी भारत माता की थी तो जो है उस समय जो दलित उसकी जो कैप्टन थी, अगर खिलाड़ी थी चाहे कैप्टन थी, ठीक सर, तो वो हार गई। हमारी टीम जो हार गई, भारत की हमारी जो टीम थी वो हार गई। उसके जो है बंगले पे सर जूता चलाया गया था, पेपर में दिया था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पेपर में दिया था। जूता चलाया गया था, कक्कड़ पत्थर फेंका गया था, उसके शीशों को फोड़ा गया था, उसके जंगले पर तमाम तरह से चीज़ें फेंकी गई थी, गंदी चीज़ें सब फेंकी गई थी, सब कुछ पेपर में आया है, मैं एविडेंस के साथ मैं कह रहा हूँ सर, ठीक है सर। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए जो हमारे पाकिस्तान और भारत की जो मैच हुई है ये बॉलिंग बैट की, ठीक है, क्रिकेट का मैच हुआ है और उसमें भारत हारा है। उसमें जो भारत हार गया है उस पर तरह तरह के लोग कमेंट मार रहे हैं, ठीक है, उस पर लोग तरह तरह के कमेंट मार रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई कह रहा है कि मान के चलिए जैसे कि इसके कप्तान जो है विराट कोहली थे, वो स्वर्ण हैं, उसके कोच जो थे रवि शास्त्री थे, वो कोच हैं, वो भी स्वर्ण हैं, तो अब कैसे टीम हार गई और उनके बंगले पे क्यों नहीं पत्थर फेंका गया? भाई मतलब एकदम एक फालतू बातें गलत है। मतलब वंदना कटारिया के घर अगर ये जो अभद्रता हुई तो वो भी इनका रिजल्ट इसलिए बन जाएगा। भाई सब सुन लो, वंदना कटारिया के घर अगर पत्थर फेंका गया, गोबर फेंका गया, चप्पल फेंका गया, जिस तरह की खबरें आई थी, बहुत ही घटिया हरकत है जिन्होंने भी की थी। मैं खुलेआम कैमरे पे कह रहा हूँ, बहुत ही घटिया हरकत थी अगर जिसने भी की। और यहाँ पे अगर ये बात और किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए ऐसा। और भाई सुन लो एक सेकंड, थोड़ा सा धैर्य। अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि इंडिया पाकिस्तान मैच का हारने पर कोई पीछे से चिल्ला रहा था कि उस पर ही पटाखे फोड़े गए थे। हाँ, मुझे दो चीजें कहनी है। एक, मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया, मैंने पूछा कि भाई ऐसा हुआ था, कई सारे लोगों ने कहा कि शायद उस दिन करवा चौथ की वजह से फूटे थे। मान लीजिए बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए, बेनिफिट ऑफ डाउट आप लोग लॉ के स्टूडेंट समझते होंगे, बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया जाए दोनों पार्टियों को। एक पार्टी कह रही करवा चौथ की वजह से फूटे, एक पार्टी कह रही नहीं फूटे, करवा चौथ की वजह से पाकिस्तान की जीतने वजह से फूटे, तो भी गलत है। जिस पक्ष पर आरोप है वो लोग तो करवा अगर ऐसा आरोप है भी, अगर ऐसा आरोप सही भी है तो भी गलत है, ठीक है। और पुलिस ने अपना एक्शन भी लिया है, उस पर तमाम बहसें हो भी रही हैं कि एक्शन ये था वो था, उसमें तमाम चीजें हैं। हाँ, अच्छा, दूसरी बात सर मैं बताना चाहता हूँ, इसी विश्वविद्यालय का मामला है। कुछ दिन पहले एक प्रियंका भारती नाम की दलित बच्ची की लटकती हुई लाश पाई गई थी एक डिपार्टमेंट। काफी दिन हो गया, ये यहाँ पे गृह विज्ञान में मिला था, गृह विज्ञान में मिला था, उसके लिए सुन लीजिए, उस बच्ची की लाश पाई गई थी और उस बच्ची की माँ बाप आज भी सड़क पे भटक रहे हैं कि मेरी बच्ची का जो है उसको जबरदस्ती उसको मारा गया है। लेकिन यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का विश्वविद्यालय प्रशासन मिल करके ये घोषित कर दिए, FIR लगा दिए कि उसने खुदकुशी की थी, जबकि उसके माता पिता, उसके भाई बहन को उसका पैर अगर आप देखेंगे तो पैर जमीन से लटक रहा था। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर उसको खुदकुशी करना रहता, मेरे भाई सुन लो, अगर उसको खुदकुशी करना रहता तो परीक्षा देने आती, परीक्षा देने के बाद और जो 2 दिन पहले जो है टॉप की थी किसी मामले में, एक कंपटीशन में टॉप की थी, उस बच्ची को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। ये सबसे बड़ा जाति का उदाहरण है यहाँ पे इस तरह से भेदभाव। और एक ये भी जात की बात, हल्ला नहीं, क्या सुनाई देता है, क्यों हुआ था ऐसा? इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं होने, कुछ क्लियर ही नहीं हो पाया, कोई जांच पड़ताल। उस बच्ची का जब पेपर चल रहा था, उस समय गृह विज्ञान में पेपर चल रहा था, स्टोर रूम का दरवाजा पता नहीं कैसे खुला, वो लड़की कैसे अंदर गई और लटक गई। वैसे भी स्टोर रूम का दरवाजा हमेशा बंद रहता है, लेकिन उस दिन पता नहीं वो कैसे खुला था और बच्ची उसमें लड़की थी। ऑक्सफोर्ड है यूनिवर्सिटी, रुक जाओ, ये गोरखपुर का जो है इसको ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे CCTV कैमरे इतने सारे लगे हुए हैं, किसी की जांच नहीं हुई। उस बच्ची को कैसे वो स्टोर रूम तक पहुंचा? रुक जाओ, परीक्षा चल, भाई सुन लो यार, परीक्षा चल रही थी, कैसे बच्ची वहाँ स्टोर रूम तक पहुंची, उसका कोई जांच नहीं हुआ। दूसरी बात, उस बच्ची के पोस्टमार्टम को लेकर के हम लोग 2 बजे रात तक प्रदर्शन किए, हल्ला दंगा किए, तब जाके उसका पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे, लोग बता रहे हैं कि इस बच्चे के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है, परिवार वाले कह रहे हैं कि हमको रीपोस्टमार्टम की मांग करते परिवार वाले, वो भी नहीं कराया गया। और बच्ची को जबरिया जो है वहाँ पे पुलिस प्रशासन लगा करके उसकी दाह संस्कार कराया गया, बस वो लोग दफनाने के लिए तैयार नहीं थे। जो भाजपा के विधायक जाके कहें कि आत्महत्या नहीं है, मर्डर है, अग्रवाल भाजपा के विधायक थे, फिर भी इस विश्वविद्यालय में कोई कार्रवाई होने ही नहीं थी।
उस मुद्दे को ये लोग केवल दबाए हैं और आज तक उस मुद्दे को नहीं उठाने दिए। और एक भी छात्र नेता इस मुद्दे को उठा दे, देखिए मुकदमे और लाठियों को तोड़ दिया जाएगा। इस विश्वविद्यालय में पूरी तानाशाही जो चला रहा है ये कुलपति बैठ के। क्राइम इंडिया की रिपोर्ट आई है कि यूपी देश में सर्वाधिक हत्याएं यूपी में होती हैं, और ये सरकार दावा करती है कि यहाँ पे कि सब मुक्त हो चुका है, गुंडा राज खत्म हो चुका है। और यूपी देश का सबसे अधिक हत्या, रेप, बलात्कार यहीं पे होते हैं। हम बताना अंकुर शुक्ला का, अंकुर शुक्ला एक लड़का है, उसकी हत्या कर दी गई है, रामगढ़ में रहता है वो। उसकी हत्या पे अभी कोई भी एक सरेंडर हुआ, क्या हुई थी घटना? गिरफ्तारी कुछ हत्या कर दी गई थी उसकी। अस्पताल में जो यहाँ पे मनीष गुप्ता वाली घटना बता। अनीस कनौजिया था, अनीस कनौजिया बड़लगंज का। उन्होंने शॉर्ट बिरादरी से शादी कर ली और वो दोनों अधिकारी थे, लड़की लड़का दोनों अधिकारी थे, और उसके भैया पूर्व प्रधान थे। बीच से चौराहे पे उनको गड़ा से काट के मार दिया गया। अनीस चौधरी वाला मामला नहीं आ गया, ये गोला का मामला है। वहाँ पे एक दलित ब्राह्मण महिला से कनौजिया ने शादी कर लिया था। कनौजिया मतलब जो धोबी जिसको लोग कहते हैं लोग, उनको फिर उसके बाद वो शायद ग्राम पंचायत, दोनों ग्राम पंचायत अधिकारी थे। वो कहाँ का लड़की थी और वहाँ पे ऑनर किलिंग का मामला था। वो बाद में गिरफ्तारी हो गई थी। ये कब लगभग 2-3 महीने की घटना है। अरे हो गई भाई, हो गई। लड़की के चाचा ने हत्या किया था और गणाशा से कटा। अरे भाई लड़की के मामले में मैं बताता हूँ, अंकुर शुक्ला की जो हत्या हुई यहाँ गोरखपुर तारामंडल में जो हत्या हुई, उसमें सर जो हत्यारे हैं वो सारी चीज, ये लोग जातिवाद की बात कर रहे हैं ना। अभी अंकुर शुक्ला वाले मामले में इन्होंने जो है हत्यारों का नाम नहीं लिया करके, कौन जो है जातिवादी का नेता जाके बैठा था, हाँ उन्होंने नहीं नाम लिया। जो है प्रवीण निषाद जो सांसद हैं, है ना, वो जा करके हत्यारों के घर जा करके बैठते हैं। हाँ, निषाद पार्टी के लोग जा करके बैठते हैं। अंकुर शुक्ला का अभी सर 2-4 दिन पहले ही कर्म था, उसको आज तक न्याय नहीं हुआ। हत्यारे सब प्रत्यक्ष जो है लोग गवाह भी हैं उसमें, उसके बाद भी हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए, कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई। सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है। भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल निषाद पार्टी, उसी सांसद और उसी के नेता जाके जो हत्यारे हैं उनके घर पे बैठते हैं और पूरा पहले तो सपा के साथ थे ना, पहले प्रवीण निषाद सपा के साथ थे। अब तो नहीं है। अब जब से अब जाति देख के हत्यारे के घर जाने वाले ऐसे लोग किसी के नहीं होते हैं। संजय निषाद तो अपने समाज के लिए। चलिए अब इस बातचीत को थोड़ा बंद करते हैं। सुनिए मेरी 2 रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी ऊर्जा बचाते हैं, क्योंकि हमारा मन है एक बार कोई हॉस्टल भी घूमने का आप लोगों के साथ। अरे रुको, चल। और दूसरी बात ये है, अरे सुन लो गुरु, दूसरी बात ये है कि शाम को 6 बजे हमारी एक गपशप है रामगढ़ ताल के पास, जो एक चौपाटी टाइप का बनाया हुआ है ना, हाँ, तो वहाँ पे गपशप है। उसके लिए भी थोड़ी ऊर्जा बचानी है हमको। एक इंटरव्यू करने जाना है, थोड़ी सी ऊर्जा उसके लिए भी बचानी है। और कल है लल्लन टॉप अड्डा, उसके लिए बहुत सारी ऊर्जा बचानी है। तो वी पार्क कहते हो तुम लोग, विंध्यवासिनी पार्क उर्फ वी पार्क, वहाँ पे दोपहर में 2 बजे से है, हाँ मोहद्दीपुर में। तो हाँ वहाँ पे बहुत सारे लोग, लल्लन टॉप के बहुत सारे लोग आएंगे। और आप लोगों का दुर्भाग्य कहें सौभाग्य, हम भी वहाँ मौजूद रहेंगे। ये चैनल बहुत अच्छा है। इस चैनल के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। एक जानकारी और भी मिली कि हमारी आजादी लीज पे थी और गुलाम होने वाले, ये भी इस चैनल कहते हैं। वो लाइसेंस नहीं मिला, उसका जो लाइसेंस दिखा रहे थे लाइसेंस, तो भैया अरे भाई 2 मिनट, प्रशंसा। अरे सर ठीक है, कैमरा बंद हो जाए तो बहुत हमको खड़ा करना, बैठा ना बहुत देर तक मेरी बड़ाई करना, हम सुनेंगे। तो अरे ठीक है सर, सॉरी। चलिए, तो ये बातचीत हम लोग गोरखपुर यूनिवर्सिटी से लेकर आ रहे थे, और भी बातचीत होगी, और भी तरीकों से बातचीत होगी कई जगहों पे आसपास। आप लोग देखते रहिएगा। फिर से बताते हैं, कल अड्डा है, आइएगा ज़रूर, मज़ा आएगा। साथ में थे अमितेश और आयुष। आप लल्लन टॉप देख रहे थे, शुक्रिया।